उन चीज़ों पर एक बार हम लोग रिकैप करेंगे, और फिर रिकैप करने के बाद आज क्वेश्चन करेंगे, और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? अभी तक मैं आपको क्या बताया था कि कोई भी कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का लेंथ है अगर L और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K, क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका A, तो इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस दिया जाना है वो L अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन KA के बराबर में, ठीक ना। दूसरी बात मैं क्या आपको बताया था कि अगर इसका थर्मल रेजिस्टेंस RTH है और इसके टर्मिनल के बीच का टेम्परेचर T1 और T2 है, और अगर T1 ग्रेटर देन T2 है, अगर T1 ग्रेटर देन T2 है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हम लोग क्या देखे थे कि जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी था, ये डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट करंट था, और यहाँ से हम लोगों ने जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटा करके इक्वल टू में बदला था तो एक कॉफिशिएंट आया था आर थर्मल और इंटू एच। बात समझ में आ रहा है? डेल्टा टी इक्वल टू कितना, आर थर्मल इंटू एच। इन बातों का हम लोगों ने बात किया था। और कुछ बातें थी ये कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन का बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर दो कंडक्टर है, जिस कंडक्टर का लेंथ है L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम, थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका एरिया कितना A, और एक दूसरा कंडक्टर है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी है कितना K2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना A, और इसका लेंथ है कितना L2। अगर इस दोनों को हम साथ में ऐड करते थे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रह जाता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रह जाता था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L1, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L2। और अगर अगर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग मानते थे क्या, के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था क्या, कि के इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। बात समझ में आ रही है? ये चीजें थी क्या, फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए कि इतना चीज करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, तो अब इस पर धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ मूव करना है और धीरे धीरे इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बात समझ में आ रहा है? ये चीजें कहाँ से आई, इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात थी इसमें ये कि अगर हम लोग स्टडी स्टेट का बात कर रहे थे, तो स्टडी स्टेट में इधर से जितना हीट जाएगा इधर से भी उतना हीट आएगा और इधर से भी उतना ही हीट आएगा, मतलब सराउंडिंग से किसी तरह का हीट का लॉस नहीं होना है। बात समझ में आ रहा है? हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक जैसे हीट फ्लो करेंगे, ठीक है। तो अब देखो कि अब हम लोग धीरे 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 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का हम लोगों को यूज करना है, और यूज करके धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना सीखना है, ठीक है। तो एक एक चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे और फिर यहाँ से क्वेश्चन करने का सिलसिला शुरू होगा। पहला क्वेश्चन है आपका क्या, कि मान लीजिए जो मैं कल शायद होमवर्क में भी छोड़ा था, कि एक कंडक्टर है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से जोड़ा हुआ है, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है कितना 3L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी है कितना 2K। बात समझ में आ रहा है? अगर इस दोनों के बीच का टर्मिनल टेम्परेचर यहाँ का है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का टेम्परेचर है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको A गिवन है। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे पहला बात क्या कह रहा है, कि पहला बात क्या कह रहा था कि फाइंड फाइंड पहला में आपको निकालना था क्या, के इक्विवेलेंट। दूसरा टर्म आप लीजिए क्या, तो आपको निकालना है क्या, आर इक्विवेलेंट। और तीसरा चीज आपको निकालना था क्या, तीसरा चीज आपको क्या निकालना था, जंक्शन टेम्परेचर। और इस जंक्शन टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं क्या, थीटा, कि जहां से जोड़ा गया वहां का टेम्परेचर कितना होगा, थीटा। 40 डिग्री था, ठीक है, जो भी रहे, ये एक नया सवाल है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, और हमको क्या करना है, जंक्शन टेम्परेचर थीटा निकालना है। अब देखो कि इसके लिए सबसे पहले के इक्विवेलेंट के लिए आप इस क्वेश्चन में से आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या, कि पहला वाला जो लेंथ है आपको L1 का वैल्यू, ये L1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है L, और जो दूसरे वाले कंडक्टर का लेंथ है L2, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको कितना 3L। पहले का जो कंडक्टिविटी K1 है, ये कंडक्टिविटी K1 कितने के बराबर में दिया हुआ है, और जो कंडक्टिविटी दूसरे का है K2, ये कितने के बराबर में दिया हुआ है, 2K के बराबर में। आपको मैंने
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए, के इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बताया था क्या, L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई कितना, K2 के बराबर में। सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो जब सबका वैल्यू पुट करेंगे तो L1 के जगह L, L2 के जगह कितना 3L, नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लो, और इधर देखो L1 के जगह L और K1 के जगह कितना K, प्लस L2 के जगह कितना 3L और K2 के जगह पर कितना 2K। अब देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा कितना 4L अपॉन 1 अपॉन, इधर आप एलसीएम लीजिएगा तो K और 2K का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2K आ जाएगा, K से डिवाइड करोगे 2 बचेगा और L में मल्टीप्लाई करोगे तो 2L प्लस ये कितना हो जाएगा 3L। मतलब ये जो फाइनली हो गया ये कितना हो गया 4L अपॉन 1 और नीचे हो गया कितना 3L और 2L 5L और अपॉन कितना 2K। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 4L अपॉन 1, ये डिवाइड में है तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना, ये डिवाइड में है तो ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2K अपॉन 5L, L से L कैंसिल होगा, ऊपर में बच गया 4 2 जा 8K और नीचे में बच गया कितना 5, ये निकल के आ जाएगा कि आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसकी, कि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, ये चीजें बात समझ में आ रही है। अब देखो कि अगर रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो रेजिस्टेंस इक्वल टू L अपॉन KA लिखे थे, तो अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, अगर हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए दूसरे में R इक्विवेलेंट चाहिए, तो कितना लिखेंगे L इक्विवेलेंट की टोटल लेंथ कितना है अपॉन K इक्विवेलेंट और इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A। तो देखिए कि R इक्विवेलेंट कब है, जब दोनों को हमने क्या किया है कंबाइंड कर दिया है, तो कंबाइंड करने के बाद यहां से यहां तक का टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है L प्लस 3L के बराबर में, बात समझ में आ रहा है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया आपका L और प्लस 3L, के इक्विवेलेंट का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं, के इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना निकाले हैं 8K अपॉन 5 और इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A। बातें समझ में आ रही है। अब देखो जरा सा कि L प्लस 3L 4L हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा कितना 8KA अपॉन कितना 5, और ये जो फाइनली आ जाएगा 4L अपॉन 1 इंटू 5 अपॉन 8KA, यानी कि ये हो जाएगा 4 5 जा 20 अपॉन 8L अपॉन KA के बराबर में, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि जो तीसरा चीज है, ये तीसरा चीज ये हमको निकालना क्या है, जंक्शन टेम्परेचर। तो अगर आपको जंक्शन टेम्परेचर निकालना है तो जंक्शन टेम्परेचर थीटा के लिए आपको यूज करना है किस चीज को, तो डेल्टा टी इक्वल टू आर इंटू हीट करेंट। ओम्स लॉ से याद करिए, V इक्वल टू कितना लिखते थे, V इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू IR। तो डेल्टा भी क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ R जो होता था ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहाँ R कैसा है थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ I होता था इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ H क्या है हीट करंट। बातें समझ में आ रही है। तो देखो कि कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर से होकर के यहाँ से जितना हीट एंटर करेगा, यहाँ से जितना हीट एंटर करेगा उतना ही हीट यहाँ से निकलेगा और उतना ही हीट यहाँ से होकर के जाएगा, मतलब हीट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा जाएगा सेम। हम लोग जानते हैं क्या कि हीट हमेशा जो फ्लो करता है वो किधर से, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, इससे कम थीटा होगा और सबसे कम 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब थीटा का वैल्यू 0 और 100 के बीच में ही कुछ ना कुछ आना है। और अगर हम लोग इस पहले वाले कंडक्टर के लिए बात करें और ये दूसरे वाले कंडक्टर के लिए बात करें बारी बारी से, तो देखो कि अगर बात करेंगे फॉर फर्स्ट कंडक्टर, अगर बात करेंगे किसके लिए, फॉर फर्स्ट कंडक्टर, पहले वाले कंडक्टर के लिए, तो पहले वाले कंडक्टर के लिए जब हम लोग बात करेंगे लिखेंगे क्या, डेल्टा टी इक्वल टू पहले का रेजिस्टेंस R1 है कि नहीं, और दूसरे का हीट जा रहा है उससे कितना H। देखो कि पहले वाले का रेजिस्टेंस अगर हम R1 मान लेते हैं, क्या लिखेंगे R1 और इससे हीट कितना फ्लो कर रहा है H। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अगर R1 का वैल्यू लिखना है तो फिर से देखिए कि रेजिस्टेंस लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन के टाइम्स A। आते समझ में आ रही है। तो L अपॉन के टाइम्स A अगर हम इसमें डालेंगे तो डेल्टा टी, देखो कि पहले चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखा जाए, तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया है 100 से लेकर के थीटा तक। बात समझ में आ रहा है। 100 से धीरे धीरे घटते घटते टेम्परेचर कहाँ तक गया थीटा से, तो इसमें हाइयर टेम्परेचर 100 होगा कि थीटा होगा 100 होगा,
और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 माइनस थीटा इक्वल टू, अब देखिए कि R1 का वैल्यू लिखना है, तो पहला वाला कंडक्टर इतना बड़ा है जिसका लेंथ है L, थर्मल कंडक्टिविटी है कितना K, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना A। तो अगर R1 का वैल्यू हमको लिखना है तो R1 के जगह पर आप बताइए कि L अपॉन K टाइम्स A मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और H के जगह पर कितना रहेगा, H रहेगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ रही है? इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कि अगर दूसरे कंडक्टर के लिए बात करें किसके लिए, फॉर सेकेंड कंडक्टर के लिए, तो फिर से सेकेंड कंडक्टर के लिए हम लोग वही काम करेंगे क्या, कि डेल्टा टी इक्वल टू दूसरे का रेजिस्टेंस R2 और दूसरे से भी हीट कितना फ्लो कर रहा है, H। अब देखो कि डेल्टा टी का वैल्यू लिखना है, डेल्टा के टी का वैल्यू लिखना है दूसरे कंडक्टर के लिए, तो कहां से कहां तक गए हैं, थीटा से 0 डिग्री, तो ज्यादा थीटा होगा कि 0 डिग्री होगा, थीटा टेम्परेचर हीट का फ्लो हाइयर टेम्परेचर से लोअर में होगा, इसका मतलब थीटा अधिक होगा, 0 क्या होगा, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे लिखेंगे, थीटा माइनस 0 कि 0 माइनस थीटा, थीटा माइनस 0, हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो कितना लिखेंगे, थीटा माइनस 0 इक्वल टू R2। अब देखिए कि R2 इक्वल टू क्या लिखते हैं, L अपॉन के ए। L क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो दूसरे वाले कंडक्टर का जो ये लेंथ है, ये लेंथ है कितना, 3L का, तो हम लोग R2 के जगह पर कितना लिखेंगे, 3L अपॉन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है कितनी 2K, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितनी, हीट इससे भी कितनी फ्लो हो रही है, H। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर थीटा माइनस 0 का बात करें तो थीटा ही हो जाएगा, इक्वल टू 3/2 को हम लोग अलग लिख लेते हैं, और L अपॉन के ए इंटू एच को एक जगह लिख लेते हैं। L अपॉन के इंटू एच को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। अब जरा सा ध्यान से देखो कि L अपॉन के एच का वैल्यू यहाँ से हमको पता है, यहाँ से वैल्यू उठा के उसमें क्या करेंगे, पुट कर दें, ठीक ना। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि पुट द वैल्यू क्या कर रहे हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ L अपॉन के ए एच, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 से जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए थीटा इक्वल टू 3/2, तो 3/2 के जगह 3/2 लिख रहे हैं, और यहाँ देखिए कि L अपॉन के ए एच के जगह पर हम लोग 100 माइनस थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। L माइनस के एच के अपॉन जगह पर कितना रखेंगे, 100 माइनस कितना, थीटा। आप देखो इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा, कैसे, 2 है डिवाइड में इधर लाओ, मल्टीप्लाई में 2 थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स 100 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा। यहाँ से देखिए 2 थीटा इक्वल टू आएगा कितना, 300, और माइनस कितना, 3 थीटा को इधर ले आओ, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300, 5 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 300, और थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 300 अपॉन 5, इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है जंक्शन टेम्परेचर यह है कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। तीनों चीज निकल गया बारी बारी से। तो के इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाएंगे, के इक्विवेलेंट निकल जाएगा। फिर अगर हमको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, एल अपॉन के का वैल्यू लगाएंगे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो लेंथ भी इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का लेंथ लेना पड़ेगा, कंडक्टिविटी भी इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हर जगह एक जैसी ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ से सारा वैल्यू किए, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। जंक्शन टेम्परेचर निकालने के लिए हम लोग डेल्टा टी इक्वल टू आर एच का यूज किया, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू पहले के लिए तो R1H लिखेंगे, चेंज इन टेम्परेचर पहले कंडक्टर का है कितना, तो भाई 100 से गया है टेम्परेचर कहाँ पर, थीटा पर पहले कंडक्टर, तो 100 माइनस थीटा चेंज इन टेम्परेचर, और 100 माइनस थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, R1H, और R1 की जगह कितना लिखेंगे, L अपॉन के, और हीट कितना जा रहा है, H जा रहा है। इसी तरीके से दूसरे के लिए भी लगाएंगे R2, तो दूसरे वाले कंडक्टर का लेंथ है कितना, 3L, कंडक्टिविटी है कितना 2K, और एरिया है कितना A, हीट इससे भी कितना जा रहा है, H। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा जंक्शन टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बात समझ में आ रही है, तो ये एक छोटा सा सवाल था और अच्छा सवाल था। और देखिए दूसरा सवाल इसी में हम लोगों को कैसे करना, दूसरा सवाल में कहना क्या है कि कह रहा है क्या कि एक कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके का,
एक कॉम्बिनेशन है कुछ इस तरीके का कि इसका अगर हम लोग बात करें तो इधर का भी लेंथ है एल और इधर का भी लेंथ है कितना एल। तो एक जैसे लेंथ के कंडक्टर को ऐड किया गया है, लेकिन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है कितनी K1 और K2। और इस केस में दिया हुआ है क्या कि इसका जो टेम्परेचर है ये है कितने का 100 डिग्री सेल्सियस का, ये है कितने का 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जंक्शन टेम्परेचर भी दिया हुआ है कितना 70 डिग्री सेल्सियस का। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है क्या कि अगर इस कंडक्टर को हम क्या करें रिप्लेस कर दें, अगर क्या करें कि थर्मल कंडक्टिविटी को इंटरचेंज कर दें, तो बताइए कि जंक्शन टेम्परेचर कितना रह जाए। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि अगर इसको हम लोग क्या करें कि अगर इसको हम लोग क्या करें कि इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने का मतलब क्या कि इस कंडक्टर को हम वैसे ही रहने दें, दोनों का लेंथ एक जैसा ही है एल और एल का, बस अब की बार हम क्या किए कि K2 को इधर कर दिए और K1 को इधर कर दिए। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है ही, इधर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है ही, यहाँ का टेम्परेचर कितना थीटा। तो आपको क्या करना है थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाएगा देखिए, स्टेप वाइज स्टेप चीजें समझ में आने लगेगी, आपसे काम होने लग जाएगा। क्या किया, केवल इस कंडक्टर में थर्मल कंडक्टिविटी को इंटरचेंज कर दिया है, ठीक ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ द थर्मल कंडक्टिविटी इज इंटरचेंज, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी, इफ द थर्मल कंडक्टिविटी इज इंटरचेंज, इसको क्या किया गया इंटरचेंज कर दिया गया। तो इंटरचेंज देन फाइंड द जंक्शन टेम्परेचर। तब क्या करना है आपको, जंक्शन टेम्परेचर जो होगा इस जंक्शन टेम्परेचर को फाइंड करना है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये कंडक्टर दिया हुआ था, यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर तीनों जगह का टेम्परेचर दिया था, थर्मल कंडक्टिविटी K1 और K2 दिया। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी को अब इंटरचेंज कर दिया गया, K1 वाला जो इधर था उसको उधर कर दिया गया और K2 कंडक्टिव वाला जो कंडक्टर था उसको इधर कर दिया गया। अब बताइए कि नया जंक्शन टेम्परेचर कितना होगा। तो देखो ध्यान से कि अगर हम मान ले थोड़ा देर के लिए कि यहाँ से जो हीट एंटर कर रहा है वो हीट है कितने का H1 का, यहाँ से जो हीट एंटर कर रहा है वो है कितने का H2 का। तो अगर स्टडी स्टेट का बात करें तो जितना हीट यहाँ से एंटर करेगा उतना ही हीट यहाँ से पास करेगा। इसका मतलब क्या कि अगर स्टडी स्टेट का हम लोग बात करेंगे तो जो H1 होगा, जो H1 होगा वो किसके बराबर में होगा H2 के। क्यों कि स्टडी स्टेट में मैंने आपको क्या बताया है कि हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक जैसा हीट पास करेगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब कि यहाँ से जितना हीट एंटर करेगा इस क्रॉस सेक्शन से भी उतना ही हीट एंटर करेगा। तो H1 और H2 दोनों का वैल्यू कैसा होगा एक जैसा। अब जब एक जैसा वैल्यू होगा तो भाई देखो कि H1 के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं क्या कि डेल्टा T इक्वल टू आर एच, ये ना पढ़े हैं। तो अगर हमको H इक्वल टू लिखना है तो डेल्टा T अपॉन R1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, डेल्टा T अपॉन R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो देखो कि यहाँ से अगर हमको H1 लिखना है तो H1 इक्वल टू कितना लिखेंगे डेल्टा T अपॉन R1, और अगर H2 लिखना है तो H2 कितना लिखेंगे डेल्टा T अपॉन R2। बात समझ में आ रही है? मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसका रेजिस्टेंस है कितना R1 और इसका रेजिस्टेंस है कितना R2 का। अब देखो कि H1 इक्वल टू H2 है तो पहले वाले कंडक्टर का ये है 100 से 100 और दूसरा वाला कंडक्टर कितना है 70 से 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला वाला है कितना 100 से 70 और दूसरा वाला है कितना 70 से 0। तो पहले वाले कंडक्टर के लिए अगर हम चेंज इन टेम्परेचर का बात करें तो कहाँ से कहाँ तक गए हैं 100 से 70 तक, यानी कि कितना लिखेंगे 100 माइनस 70 अपॉन R1। तो देखो कि रेजिस्टेंस लिखने के लिए मैंने आपको बताया क्या L अपॉन कितना लिखते हैं K। तो पहले वाले कंडक्टर का जो लेंथ है कितना L है ना, और इसका कंडक्टिविटी है कितना K1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना। दूसरे वाले का देखिए कि चेंज इन टेम्परेचर का अगर बात करें तो 70 से कहाँ तक आए हैं 0 तक। तो चेंज इन टेम्परेचर कितने का हुआ 70 माइनस R2 लिखना है तो इसका लेंथ है कितना L, थर्मल कंडक्टिविटी कितना और एरिया कितना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? जरा सा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो A से इधर वाला A कैंसिल होगा, L से ये वाला L कैंसिल होगा, है कि नहीं। ये 100 माइनस 70 कितना बच रहा है 100 माइनस 70 कितना 30 अपॉन कुछ नहीं है तो इसको L अपॉन K1 करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो K1 चला जाएगा ऊपर,
देखो यहाँ 1/K1 है ना, तो 1/K1 है, तो ये K1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको सीधे सीधे 30 टाइम्स K1 लिख लूँ क्या, इक्वल टू, इधर देखिए 70 माइनस 0 कितना हो जाएगा 70, और ये K2 ऊपर आएगा तो कितना 70 K2। अगर हमको यहाँ से मान लो कि थोड़ा देर के लिए मन करे कि K1/K2 लिखने का, तो K1 इधर था ही, K2 को इधर ले आए तो डिवाइड में चला गया, इधर कितना बचा है 70, ये 30 इधर से जाएगा तो कितना हो जाएगा 70/30, यानी कि K1/K2 का जो वैल्यू है ये कितना मिल जाएगा 7/3। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब जब K1/K2 का वैल्यू हमको निकल गया, तो अब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं दूसरे कंडक्टर के लिए। देखिए कि दूसरे कंडक्टर के लिए जो बात है वो क्या है, तो एक कंडक्टर है ऐसा आपका, इस कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का L, यहाँ से यहाँ तक का L, इधर का कंडक्टिविटी K2, इधर का कंडक्टिविटी K1, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर टेम्परेचर है कितना थीटा। अब देखो कि अगर यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हीट फ्लोन का कॉन्सेप्ट, तो इधर से जितना हीट जाएगा इधर से भी उतना ही हीट जाएगा, यानी कि H1 किसके बराबर में, H2 के बराबर में, क्योंकि स्टडी स्टेट में बात कर रहे हैं। एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना हीट एंटर करेगा दूसरे वाले से भी उतना ही हीट क्या होगा, फ्लो करेगा। अब देखो फिर H1 को कितना लिखेंगे H1 को कितना लिखेंगे डेल्टा T/R1, और H2 को कितना लिखेंगे डेल्टा T/R2। ध्यान से देखिए कि 100 से टेम्परेचर हो गया कितना थीटा, तो यहाँ चेंज इन टेम्परेचर कितना लिखोगे 100 माइनस थीटा अपॉन R1, तो R1 के जगह पर कितना लिखोगे L/K2 इंटू कितना ए लिखोगे, इक्वल टू, यहाँ देखिए कि टेम्परेचर क्या हो गया थीटा से 0, तो चेंज इन टेम्परेचर कितने का थीटा माइनस अपॉन इसका लेंथ कितना L, कंडक्टिविटी कितना K1, और एरिया कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि यहाँ पर भी जो है तो ये L से L जाएगा और A से A जाएगा, ये K2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा K2 टाइम्स 100 माइनस थीटा इक्वल टू K1 टाइम्स कितना थीटा माइनस 0 थीटा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि हमारे पास वैल्यू पता है किसका, तो K1/K2 का, तो K1/K2 का वैल्यू पता है, तो इस K2 को इधर पहुंचा दो, तो K2 को जब इधर पहुंचा दोगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस थीटा इक्वल टू K1 K2 आएगा बाय K2 और इंटू कितना थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी कितनी 100 माइनस थीटा इक्वल टू K1/K2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है कितना 7/3, तो K1/K2 का वैल्यू कितना रख देंगे 7/3 इंटू कितना 3 को इधर भेज दो, कितना हो जाएगा 300 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कितना 7 थीटा, 3 थीटा को फिर इधर लेके आ जाओ, 300 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और 3 10 थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई कि नहीं। तो पहला वाला जो कंडीशन इसमें गिवन था उस कंडीशन का यूज करके मैंने K1 और K2 का रेशियो निकाल ली। बात समझ में आ रहा है। और फिर दूसरे वाले कंडीशन को मैंने सॉल्व करके K1 K2 का रेशियो सेम कर दिया। क्यों कि मटेरियल तो वही है, मटेरियल तो नहीं बदला है और जब तक मटेरियल बदलेगा नहीं तब तक थर्मल कंडक्टिविटी पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको पढ़ाया गया है क्या कि थर्मल कंडक्टिविटी फॉर अ गिवन मटेरियल रिमेन्स कांस्टेंट, वो बदलता कभी नहीं है। अब जब नहीं बदलेगा भाई तो K1 K2 के पलट जाने से थोड़ी इसकी कंडक्टिविटी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, K1/K2 जो पिछले वाले केस में था वही इस वाले केस में भी रहेगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। बात समझ में आया तो एक अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल नहीं, अब हम लोग बात करेंगे कहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। बात समझ में आ रहा है। बात करेंगे किसके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब देखो कि जब बात होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको सीखना है कि क्या करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन का बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए कि अपने पास दो कंडक्टर था, एक कंडक्टर था ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था A1 और लेंथ था कितना L। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी था कितना K1। एक दूसरा कंडक्टर था, एक दूसरा कंडक्टर था जिसका भी लेंथ था कितना L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था कितना A2। बात समझ में आ रहा है।
लेंथ था L, क्रॉस सेक्शनल एरिया था A2 और थर्मल कंडक्टिविटी थी कितनी K2। अब इस दोनों को पैरेलल मिलाने का मतलब क्या हुआ कि इस दोनों को जब आप पैरेलल मिलाएंगे तो पैरेलल मिलाने का मतलब क्या हुआ कि इसको जो मिलाना है वो कुछ इस तरीके से मिलाना है, एक कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये, दोनों को पैरेलली क्या किए, ऐड कर दिए। अब पैरेलल ऐड करने में देखो कि यहाँ तो हम बस एक के ऊपर एक रख दिए, मान लिया जाए कि इसको मेल्ट करके एक सीधा सा गोला बना दिया, एक पूरा स्फीयर सिलेंडर बना दिया, तो एक पूरा सिलेंडर जब बना देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ मोटा कंडक्टर हो जाएगा, लेंथ जो है तो इतना ही रह जाएगा L, और एरिया इसका था पहले A1 और इसका था पहले एरिया कितना A2, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि अगर यहाँ का हम टेम्परेचर मान ले T1 और T2, यहाँ का भी टेम्परेचर कितना T1 और T2, आप देखिए कि जब दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कॉम्बिनेशन का भी टर्मिनल टेम्परेचर यहाँ का कितना रहेगा और यहाँ का कितना रहेगा, क्योंकि देखो लेंथ नहीं बदला है, लेंथ जितना है उतना ही, तो T1 से T2 जाने में L लेंथ चलना पड़ा, तो यहाँ भी T1 से T2 जाने में कितना लेंथ चलना पड़ा, यहाँ पर भी सेम चीज और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेम चीज, यहाँ भी कितना रहेगा T1 और T2, और मान लेते हैं कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना K इक्विवेलेंट के बराबर। बात समझ में आ रहा है? अब आप एक बात बताइए कि मान लीजिए कि अगर हम लोग मान लें कि यहाँ से जो हीट एंटर कर रही है वो है H1, यहाँ से जो हीट एंटर कर रही है वो है कितनी H2, तो अगर यहाँ से हीट H1 एंटर कर रही है और यहाँ से हीट H2 एंटर कर रही है तो दोनों मिल के पूरा कॉम्बिनेशन से एंटर करेगा। तो अगर हम मान लें कि इस कॉम्बिनेशन में हीट एंटर कर रहा है H, तो ये बताओ कि H इक्वल टू हम लोग H1 प्लस H2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। कंडक्टर में मान लीजिए कि इधर से 1 एम्पियर का चल रहा है और इधर से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो टोटल करंट कितने का जा रहा है, 3 एम्पियर का। कैसे पता चला, दोनों को क्या किए, तो टोटल हीट इक्वल टू इंडिविजुअल हीट के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जरा सा देखना कि अगर पहले वाले काम को रेजिस्टेंस मान लेना है R1, तो R1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, L अपॉन K1 टाइम्स कितना A1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर दूसरे वाले काम को लिखना है R2, तो R2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, इसका भी लेंथ L अपॉन K2 टाइम्स कितना K2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इसका हमको लिखना है इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट जब लिखना होगा R इक्विवेलेंट, तो ये बताओ R इक्विवेलेंट इक्वल टू K इक्विवेलेंट का लेंथ जो है, K इक्विवेलेंट का लेंथ है कितना L अपॉन K इक्विवेलेंट, और इसका एरिया कितना है A1 प्लस A2 के बराबर में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है H इक्वल टू H1 प्लस H2 को लेकर। तो अगर H इक्वल टू H1 प्लस H2 को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो H1 प्लस H2, तो ये बताओ कि H को हम लोग डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। H इक्वल टू कितना, डेल्टा T अपॉन R, अभी मैं बताया था आपको कि H इक्वल टू कितना, डेल्टा T अपॉन R। H क्या है, तो पूरा कॉम्बिनेशन से होकर के कितना हीट जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट इक्वल टू L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 हमारे पास है ही। अब जब इस वैल्यू को आप पुट करिएगा तो यहाँ देखिए कि डेल्टा T अपॉन H1 के जगह कितना R1, और इसमें डेल्टा T अपॉन H2 के जगह पर कितना डालेंगे R2। आप ध्यान से देखिए तो पहले कंडक्टर के लिए, दूसरे कंडक्टर के लिए और कॉम्बिनेशन के लिए, तीनों के लिए जो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी सारे के लिए क्या है, सेम है, हर जगह कितना T1 माइनस T2 के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब डेल्टा टी हर जगह के लिए सेम है भाई, तो ये बताओ कि कॉमन लेकर के यहाँ का डेल्टा टी, यहाँ का डेल्टा टी और यहाँ का डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बचेगा कितना 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई कितना R2, और यही जो हो जाएगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जब रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते थे तो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही पढ़ते थे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर में। अब करना कुछ नहीं, R इक्विवेलेंट R1 और R2 का वैल्यू डाल दो, तो देखो कि जो R इक्विवेलेंट आया है, ये R इक्विवेलेंट कितने के बराबर में, L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 के बराबर, कितना, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, L अपॉन K इक्विवेलेंट
इंटू कितना A1 प्लस A2 के बराबर। यहाँ 1/R1 के जगह पर L/K1 A1 और प्लस 1/R2 के जगह पर L/K2 A2 के बराबर। जरा से देखो 1 ये है तो ये पलट जाएगा, चीज पलट के ये कितना हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2 अपॉन L इक्वल टू ये हो जाएगा कितना K1 A1 अपॉन L और प्लस ये हो जाएगा कितना K2 A2 अपॉन कितना L। हर जगह से L कॉमन होके क्या हो जाएगा कैंसिल, और हमको चाहिए क्या K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट जो है K इक्विवेलेंट टाइम्स A1 प्लस A2 जो बच रहा है वो कितने के बराबर में K1 A1 और प्लस K2 A2 के बराबर में। हमको चाहिए भाई K इक्विवेलेंट, तो ये A1 प्लस A2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर से ले जाएंगे इस तरफ, कहाँ चला जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो बचेगा कितना K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन कितना A1 प्लस कितना A2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये दो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट डिफरेंट का सेम लेंथ का अगर कंडक्टर दिया रहेगा तो हम लोग इस तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे। याद रखने वाली बात ये है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे तो एंड टू एंड पूरा फिक्स होने के लिए दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, तब जाकर के क्या होगा जुड़ पाएगा, हीट का लीकेज नहीं होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रखते थे और लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कि मान लो कि अगर ये एक अपने पास कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। अब इसमें अगर हमको सीरीज में जोड़ना है तो इतना ही मोटा कंडक्टर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हीट का लीकेज नहीं होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रखते थे सेम, लेंथ दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता था सीरीज में। पैरेलल में क्या है कि दोनों का लेंथ अगर सेम रहेगा तब इसके ऊपर में हम किसी को पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा हाथ है और इसको हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो इसके दोनों के टर्मिनल के बीच का टेम्परेचर और मेरे हाथ के दोनों टर्मिनल के बीच का टेम्परेचर में डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस हो जाएगा तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन इफेक्टिव नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में लेंथ क्या होना चाहिए सेम। लेंथ सेम होने का कारण क्या है कि लेंथ जब सेम होगा तो टर्मिनल के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस भी क्या रहेगा एक जैसा रहेगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें अलग अलग कर सकते हैं, मोटे वाले को पतले वाले के साथ जोड़ देंगे या पतले वाले को मोटे वाले के साथ जोड़ देंगे या एक साथ वाले को भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कि ऐसे कंडीशन में आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट हो सकता है लेकिन लेंथ दोनों कंडक्टर का क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप समझ गए। अब देखिए कि यहीं से अगर आपको आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोल दे तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लोग कितना जानते हैं L अपॉन के ए के बराबर होता है। तो आर इक्विवेलेंट में के भी कैसा रखेंगे इक्विवेलेंट और ए भी कैसा रखेंगे इक्विवेलेंट। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि आर इक्विवेलेंट जो लिखोगे लेंथ तो उतना ही है, के इक्विवेलेंट के जगह पर ये चीज रख देंगे। तो के इक्विवेलेंट के जगह पर कितना रखेंगे K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन कितना A1 प्लस A2 और इनटू इक्विवेलेंट एरिया जो हो जाएगा कॉम्बिनेशन का, वो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट एरिया कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 के बराबर में। तो यहाँ पर जब हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे तो इनटू कितना हो जाएगा A1 प्लस A2 और आप देखिए कि A1 प्लस A2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे सीधे बचेगा कितना आर इक्विवेलेंट इक्वल टू L अपॉन K1 A1 और प्लस कितना K2 A2 के बराबर में। ये हो जाएगा क्या आर इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो कि सीरीज कॉम्बिनेशन समझे पैरेलल कॉम्बिनेशन समझे, अगर कोई अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन रहे और अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन में आपको कहे क्या कि हमको जंक्शन टेम्परेचर बताओ, हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताओ, तो कैसे काम करना है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए क्या सबसे पहली बात कि हीट हमेशा ही फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के तरफ। और अगर कहीं पर भी जंक्शन बन रहा है, मान लीजिए कि करंट में हम लोग बात करते थे कि अगर ये 2 वायर है और यहाँ से एक तीसरा वायर जुड़ा हुआ है तो अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आएगा, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 5 एम्पियर का। इसी तरीके से अगर ये कंडक्टर है तो इधर से हीट आएगा 2 जूल का, इधर से 3 जूल का, तो इधर से कितना जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो इधर से अगर हीट आएगा H1, इधर से अगर हीट आएगा H2, तो इधर से कितना जाएगा H1 प्लस। बात समझ में आ रही कि नहीं? इतनी बातें अगर आपके समझ में आ जाएगी, तो इतनी बातें समझ में आ जाएगी तो आपसे सवाल बनना शुरू हो जाएगा। और देखिए कि किस तरीके के सवाल हम लोगों को करने हैं मिक्स कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो कि मान लो क्या कि हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ है, और ये कंडक्टर है कुछ इस तरीके का। इस कंडक्टर का लेंथ दे दिया आपको कितना L, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया कितना K। कह रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर है आपका 90 डिग्री सेल्सियस, और इससे एक और कंडक्टर को मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है। इस कंडक्टर के बारे में भी क्या कह रहा है, इसका भी लेंथ है L, और यहाँ का भी क्या है K, और यहाँ का टेम्परेचर है कितना 90 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से एक कंडक्टर हम लोग ऐसे निकालें, कि इसका लेंथ है कितना 12 का, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका सेम ही है, यहाँ का भी एरिया A, यहाँ का भी एरिया A, और यहाँ का भी एरिया कितना A, लेकिन इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना कह दिया कि इसका भी है कितना K, और यहाँ का टेम्परेचर है कितना 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि ये कंडक्टर थोड़ा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन में लग रहा है, ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इस स्थिति के लिए आपसे क्या कह रहा है कि इस स्थिति के लिए आपसे कह रहा है कि अगर इस जंक्शन का टेम्परेचर है थीटा, तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कि थीटा का वैल्यू क्या करिए, आप फाइंड करिए कि थीटा का वैल्यू कितना आएगा। बात समझ में आ रहा है? एक बात बताओ कि इस दोनों टर्मिनल का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब बताइए कि हायर टेम्परेचर 90 वाला है कि 0 वाला है? 90 वाला है। हीट का फ्लो 90 से 0 की तरफ होगा कि 0 से 90 की तरफ होगा? 90 से 0 की तरफ होगा। अब बताइए कि अगर मान लेते हैं कि इस वाले में जो हीट एंटर कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो है H1, इस वाले में जो हीट एंटर कर रहा है वो है कितना H2, और दोनों आकर के यहाँ पर जब मिलेगा, और इससे मान लेते हैं कि हीट फ्लो कर रहा है कितना H, तो इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो H के बराबर में हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। H बराबर कितना हो जाएगा, H1 प्लस कितना H2 के बराबर। अब जरा सा एक बात बताओ कि H जो H है वो कौन से वाले से फ्लो कर रहा है? इस वाले से। H1 किस वाले से कर रहा है? पहले वाले से। और H2 किससे कर रहा है? दूसरे वाले से। अगर हम H के लिए बात करें, तो आप देखिए कि ये एक ऐसा कंडक्टर है जिससे हीट फ्लो कर रहा है कितना H। इसके एक जंक्शन का टेम्परेचर है कितना थीटा, और दूसरे का कितना है 0। बात समझ में आ रहा है? इसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है K, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 2L के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जरा सा देखो कि अगर हमको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सारे का सेम दिया हुआ है, हम लोग मान लेंगे कितना A, तो सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है, तो ये बताओ कि अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस का बात करें, तो रेजिस्टेंस कितना लिखते हैं L अपॉन K टाइम्स, L के जगह है कितना 12, K टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना A, 12 अपॉन K लिखेंगे। अब जरा सा देखिए कि अगर हम H का बात करें, तो H इक्वल टू कितना लिखते हैं डेल्टा T अपॉन R, कहने लिखते हैं। डेल्टा T का वैल्यू देखो जरा सा कितना है, थीटा से गया कहाँ पर टेम्परेचर 0 पर, कितना हो जाएगा थीटा माइनस, और R के जगह पर कितना लिखेंगे 12 अपॉन Ka के बराबर। Ka ऊपर जाएगा तो H इक्वल टू जो आपका मिलेगा ये कितना मिल जाएगा Ka थीटा अपॉन कितना 12 के बराबर। ये हो गई किसकी बात? H की बात। जरा सा H1 के लिए बात करिए, तो H1 के लिए देखिए जो कंडक्टर है आपके पास, इस कंडक्टर का लेंथ कितना है L, कंडक्टिविटी है कितनी, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना, यहाँ का टेम्परेचर कितना, यहाँ का टेम्परेचर कितना। इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं? इस वाले कंडक्टर को देखो, पहले वाले कंडक्टर को, टेम्परेचर 90 डिग्री, यहाँ का टेम्परेचर कितना थीटा, इसका लेंथ कितना है L, कंडक्टिविटी कितनी है K। अब यहाँ पर अगर हमको रेजिस्टेंस लिखना है R1 इक्वल टू, तो कितना लिखेंगे L अपॉन K टाइम्स कितना A लिखेंगे। और इसके लिए जब हम लोग बात करेंगे H1 इससे हीट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम लोग बात करेंगे H1 के लिए, तो H1 इक्वल टू कितना लिखेंगे डेल्टा T अपॉन R1 के बराबर। जरा सा देखो डेल्टा T कितना है, 90 से गया कहाँ पर थीटा पर, तो डेल्टा T का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा L अपॉन Ka,
ये के ए जब ऊपर जाएगा तो के ए ऊपर जाएगा तो के ए टाइम्स 90 माइनस थीटा, और नीचे कितना रह जाएगा, यानी कि H1 का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया, के ए टाइम्स 90 माइनस थीटा अपॉन कितना L। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से H2 का वैल्यू निकालेंगे। H2 का वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए कि जो कंडक्टर है आपके पास, उस कंडक्टर का लेंथ है कितना, कंडक्टिविटी है कितनी, क्रॉस सेक्शनल एरिया है कितना, वही A, और यहाँ से हीट कितने की जा रही है, H2 की। देखो कि अगर इसका रेजिस्टेंस R2 लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, L अपॉन के ए के बराबर में, L अपॉन के ए के बराबर में, और डेल्टा T इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, R2 टाइम्स H, है कि नहीं? या यहाँ से जो भी लिखने का मन हो, H2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, डेल्टा T अपॉन R2। डेल्टा T देखिए कितने का है, टेम्परेचर यहाँ का कितना था दिया हुआ, 90, और यहाँ का टेम्परेचर कितना, आप देखिए कि जो दूसरा कंडक्टर है इसका एक टर्मिनल का टेम्परेचर है 90 और दूसरे का है कितना, थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चेंज इन टेम्परेचर का जब बात करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया है, 90 से लेकर के कितना लिखेंगे, 90 माइनस थीटा बाय R2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, L अपॉन के ए के बराबर में, ये हो जाएगा H2। के ए को फिर से ऊपर भेजेंगे तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के ए टाइम्स 90 माइनस थीटा अपॉन कितना, L। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखो कि H1 और H2 का वैल्यू हमको निकल गया है। हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, H इक्वल टू H1 प्लस कितना, H2। ये कॉमन सेंस कहता है कि अगर एक टर्मिनल से होकर के हीट H1 गया, दूसरे से होकर के H2 गया, तो दोनों मिल करके H के बराबर में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग तीनों वैल्यू को रखेंगे, तो H1 का वैल्यू, H का वैल्यू और H2 का वैल्यू, देखिए H का वैल्यू है कितना, के ए थीटा अपॉन 2L, H का वैल्यू है कितना, के ए थीटा अपॉन 2L के बराबर में। H1 का वैल्यू है कितना, के ए 90 माइनस थीटा अपॉन L के बराबर में। H2 का वैल्यू है कितना, के ए 90 माइनस थीटा अपॉन L के बराबर में। ध्यान से देखिए कि इस दोनों में से के ए थीटा अपॉन 2L को यहीं रहने देते हैं, इस दोनों में से के ए अपॉन L कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना, 90 माइनस थीटा और प्लस 90 माइनस कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 90 90 कितना हो जाएगा, 180। ये हो जाएगा के ए थीटा अपॉन 2L इंटू के ए अपॉन L इंटू 180 90 और 90, और माइनस थीटा कितना, -2 थीटा। देखो तो के ए अपॉन L से के ए और L जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, बचेगा कितना, थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, और इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कैसे निकालना है, देखो 2 है, डिवाइड में ले चलो इधर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 से 2 को मल्टीप्लाई करिए 360 माइनस कितना, -4 थीटा को इधर ले आइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 थीटा इक्वल टू कितना, 360। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 अपॉन 5, 72, कितना डिग्री, 72। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ का अगर जंक्शन टेम्परेचर आपसे पूछा जाए तो आप सीधे क्या कहिएगा कि जंक्शन टेम्परेचर कितने के बराबर में हो जाएगा, 72 डिग्री के बराबर में। क्या किए कि भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाए क्या, कि अगर हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करेगा, तो हम मान लेते हैं क्या कि पहले वाले से हीट चला H1, दूसरे वाले से हीट चला, और तीसरे वाले से हीट चला कितना, तो H1 और H2 मिलके H के बराबर में होगा, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H1 प्लस। अब अपना टारगेट रहा क्या, H निकालने का, H1 निकालने का और H2 निकालने का। तो पहला वाला कंडक्टर का देखो यही सीन है, H वाले कंडक्टर का जिससे हीट फ्लो कर रहा है वो वाला कंडक्टर यही तो है, बस एक टर्मिनल थीटा, दूसरा टर्मिनल 0 डिग्री, थीटा और 0 डिग्री, लेंथ है कितने का, 2L का, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितने का, A का, और कंडक्टिविटी कितने का, R इक्वल टू 2L अपॉन के लिखेंगे, और लगाएंगे H इक्वल टू कितना, डेल्टा T बाय, ये क्या है, ओम्स लॉ, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो H का वैल्यू निकल जाएगा। दूसरे कंडक्टर को देखिए हीट जा रहा है H1, तो जिससे हीट जा रहा है H1 एक जगह 90 डिग्री सेल्सियस, दूसरे जगह कितना, थीटा, तो 90 से थीटा, इसका लेंथ है कितना, L, और कंडक्टिविटी है कितनी, कि इसका भी रेजिस्टेंस लिखेंगे इतना आएगा, और H1 इक्वल टू डेल्टा T बाय R1 करेंगे तो H1 ये निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरे वाले में देखिए कि H2 का वैल्यू निकाले,
और जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था क्या, H इक्वल टू H1 प्लस H2, इसमें मैंने क्या किया, सारे वैल्यूज को पुट कर दिया, पुट करने के बाद सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आपको सवाल बनाने हैं कॉम्बिनेशन के, जहां पर देखिए कि ना तो सीरीज दिख रहा था ना तो पैरेलल दिख रहा था, तो हम लोग एक बेसिक आइडिया लगा करके क्या किए कि इसको सॉल्व कर लेना, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज करना पड़ा, ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का यूज करना पड़ा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एक अगला सवाल मैं देता हूं आपके लिए, तो आप लोग घर से बना के लाएंगे, घर से बना के लाएंगे। कि सवाल है कुछ इस तरह का कि ये है कुछ ये 3 कंडक्टर को जोड़ के बनाया गया। एक नया कंडक्टर, यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का भी दिया हुआ है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, सबका लेंथ दिया हुआ है कितना, एल, एल और एल। यहाँ का टेम्परेचर है आपका, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, लेकिन इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है कितना, 2a के बराबर। अब ध्यान देना कि मान लो कि इससे कंडक्टिविटी सबकी दी हुई है एक जैसी, सारा का सारा एक ही मटेरियल से बना हुआ है। तो अगर यहाँ से हीट फ्लो किया H1, यहाँ से H2, यहाँ से H3 और यहाँ से हीट निकल गया कितना, H, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। यहाँ का मान लेते हैं क्या थोड़ा देर के लिए, यहाँ का जो ये जंक्शन टेम्परेचर है, ये जंक्शन टेम्परेचर है थीटा। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, जंक्शन टेम्परेचर ही फाइंड करना है। कि जंक्शन टेम्परेचर जो होगा, ये जंक्शन टेम्परेचर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये चीज़ आपको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको आप घर से बना करके आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब